हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं DCE 2 के यूनिट 2 को, जो कि स्वास्थ्य की संकल्पना है। अगर आप इस क्लास को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहला पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य की बदलती संकल्पना, यानी कि स्वास्थ्य को देखने के नजरिए में समय के साथ आया बदलाव। पुराने समय में स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का ना होना माना जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इसकी परिभाषा बहुत व्यापक और समग्र हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की आधुनिक संकल्पना केवल रोग से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की एक स्थिति होती है। इसका पहला पॉइंट कहता है, परंपरागत रूप से किसी रोग का ना होना स्वस्थ होना माना जाता है। दूसरे शब्द में, यदि व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो तो उसे स्वस्थ माना जाता है। इस संकल्पना को जैव चिकित्सीय संकल्पना यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यह रोगों के रोगाणु सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पर आधारित है। अर्थात जैव चिकित्सीय संकल्पना यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट यह स्वास्थ्य की बदलती संकल्पना का सबसे पहला और प्रारंभिक चरण है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य का सीधा मतलब बीमारी की अनुपस्थिति है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई स्पष्ट रोग या कीटाणु नहीं है तो उसे स्वस्थ माना जाता था, लेकिन बाद में WHO ने इस परिभाषा को बदल दिया। अब आता है रोग के रोगाणु सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। यह स्वास्थ्य के जैव चिकित्सीय यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट अवधारणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि बीमारियां सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जिन्हें हम जर्म या रोगाणु कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य की यह जैव चिकित्सीय संकल्पना असंतोषजनक पाई गई, क्योंकि इसमें परिवेश, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका को कोई महत्व नहीं दिया गया। अर्थात हमारा परिवेश में चारों ओर की जो वातावरण, हमारा संस्कृति की भावना, हमारा सामाजिक संबंध और मानसिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पारिस्थितिकी संकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें मनुष्य और परिवेश के बीच उचित संतुलन बना रहता है, तथा रोग वो स्थिति है जब मनुष्य और उसके परिवेश में कुसामंजस्य हो जाता है। यानी कि मनुष्य और परिवेश में एक सुस्त संबंध होनी चाहिए, जो कि परिवेश से हमें हवा और पानी स्वच्छ मिलनी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, स्वास्थ्य केवल जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, जैसे बीमारी का ना होना। यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य केवल रोगों का ना होना या फिर कोई स्पष्ट रोग या कीटाणु नहीं दिखाई देना, ये स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारणों पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य संकल्पना वो है जिसमें स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण यानी कि होलिस्टिक कंसेप्ट अपनाया गया है। समग्र दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना उसके संपूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ है। यानी कि स्वास्थ्य उसे कहा जाएगा जो कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ हो तो उसे स्वास्थ्य कहा जाएगा, जो कि WHO ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा, यानी कि आज के समय में एक व्यक्ति को स्वस्थ कब कहा जा सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट कहता है, स्वास्थ्य की उपयुक्त संकल्पनाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई। स्वास्थ्य वो स्थिति है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। केवल रोग या बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को बीमारी ना होना, उसके साथ साथ वो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों रूप से वो स्वस्थ हो, तब जाकर किसी व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इस परिभाषा में एक और आयाम जोड़ दिया गया है, वो है सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने की क्षमता। अर्थात व्यक्ति समाज में अच्छे संबंध बनाकर
रहे, साथ साथ काम करने और आर्थिक रूप से योगदान देने की क्षमता भी उसमें हो। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा के 3 आयाम है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। जो व्यक्ति तीनों रूप से स्वस्थ होता है उसे सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुस्त होता है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छे माना जाता है, यानी कि उसका हेल्थ कंडीशन जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सकारात्मक स्वास्थ्य के सिद्धांत से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में शरीर और मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करना। ऐसे स्थिति में जैविक रूप से शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा अंग संपूर्ण तालमेल से कार्य करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ अनुभव करता है। सामाजिक रूप से समाज में व्यक्ति की उसकी क्षमतानुसार अधिकतम भागीदारी होती है। अर्थात व्यक्ति शारीरिक रूप से उसकी बॉडी फिट होता है, मानसिक रूप से वो पुष्ट होता है और सामाजिक रूप से उसकी व्यवहार सकारात्मक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के आयाम। तो ये स्वास्थ्य के आयाम जो है वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला उसमें कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा में वर्णित स्वास्थ्य के तीनों आयामों शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयामों के बारे में विस्तार से समझते हैं। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 3 आयाम दिए हैं वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, उसके बारे में हम डिटेल से चलिए हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे शारीरिक आयाम यानी कि फिजिकल डायमेंशन। तो उसमें आता है चमकदार बाल, सिर की स्वस्थ त्वचा, साफ रंग, साफ स्वच्छ त्वचा, गाठा हुआ शरीर यानी कि फिट हुष्ट पुष्ट शरीर। नेक्स्ट, चमकदार साफ आँखें, कंकाल की बनावट में कोई खराबी ना हो यानी कि हड्डी यानी कि हमारा जो कंकाल तंत्र है उसके बनावट में सही हो। नेक्स्ट, लंबाई और आयु के अनुसार सामान्य वजन, ठोस, सुदृढ़ व भली भांति विकसित मांसपेशियां यानी कि मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्यरत हो। नेक्स्ट, शरीर की गतिविधियां सुचारू, सहज और समन्वित, नियमित मल और मूत्र निष्कासन, समुचित भूख, गहरी नींद, अच्छे नींद आना, यह सब शारीरिक आयाम यानी कि फिजिकल डायमेंशन में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसिक आयाम यानी कि मेंटल डायमेंशन। तो उसमें आता है जो अनसुलझे आंतरिक तनाव में मुक्त होता है तथा निर्णय ले सकता है, जिसे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास होता है तथा वो अपनी कमियों को जानता है, जो अपनी क्षमता के अनुसार उत्तरदायित्व लेता है तथा उनको पूरा करने में संतोष अनुभव करता है, जो हमेशा अपने आप को नकारता नहीं है तथा अपने प्रति सदैव सहानुभूति नहीं चाहता, जो किसी भी स्थिति का सामना बिना किसी अत्यधिक तनाव या चिंता के कर सकता है, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाता है तथा भय, ईर्ष्या, क्रोध या अपराध जैसे तीव्र भावनाओं से अत्यधिक ग्रस्त नहीं होता, जो अपने आप को परिस्थितियों तथा अन्य व्यक्तियों के अनुसार ढाल लेता है, जो दूसरों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील होता है, जो दूसरों के साथ उनकी भावनाओं व स्थितियों का ध्यान रखते हुए कार्य करने वाला होता है, जो दूसरों के साथ सामंजस्य बिठा पाता है तथा मेल जोल रख पाता है। ये सब कुछ मानसिक आयाम यानी कि मेंटल डायमेंशन में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक आयाम यानी कि सोशल डायमेंशन। तो उसमें आता है व्यक्ति के स्वयं को समाज के एक हिस्से के रूप में देख पाने की क्षमता, समाज के कितने सदस्यों के साथ उसके संबंध है और इन संबंधों की गुणवत्ता तथा समुदाय में उसकी भागीदारी। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां शामिल है। दूसरों की सहायता करना तथा दूसरों के साथ मिलकर रह पाना भी सामाजिक स्वास्थ्य का ही हिस्सा है।
तो ये सब कुछ सामाजिक आयाम यानी कि सोशल डायमेंशन में आता है। तो जो भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ये सभी आयाम को फॉलो करता है तो उसे एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नोट जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य के 2 नए आयामों के बारे में जानेंगे जिसका उल्लेख विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा दी गई परिभाषा में नहीं है, परंतु इनकी महत्ता निरंतर बढ़ रही है। यह है आध्यात्मिक और व्यावसायिक आयाम। यानी कि आध्यात्मिक और ये व्यावसायिक आयाम WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में नहीं दी गई थी, फिर भी इसकी महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यानी कि आध्यात्मिक आयाम में जीवन का लक्ष्य आता है और व्यावसायिक आयाम में इच्छा की पूर्ति यानी कि अपनी परिवार तथा समाज की जो भी इच्छा होती है उसमें पूर्ति होती है। तो उसके बारे में चलिए हम जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे आध्यात्मिक आयाम यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो उसमें आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझना। यहाँ उस अर्थ की बात की जा रही है जो शरीर क्रियात्मक विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के आयाम से परे हैं। यानी कि आध्यात्मिकता जो है वो हमें परमानंद की अनुभूति कराता है और एक आनंद बनाए रखता है जीवन में। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत निष्ठा, सिद्धांत और नैतिकता, किसी महान शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव और कुछ संकल्पनाओं में विश्वास शामिल है जो जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करते हैं। यानी कि एक परमात्मा परब्रह्म के प्रति आसक्ति और भगवान के प्रति विश्वास उसमें दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य के इस पहलू को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि आधुनिक जीवन की तनाव और चिंतापूर्ण स्थितियों में व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना प्रथम आवश्यकता है। अर्थात आज के भागदौड़ के जीवन में जितना स्ट्रेस, तनाव होता है, इसे देखते हुए हमें आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए और आध्यात्म को हम महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यवसायिक आयाम यानी कि वोकेशनल डायमेंशन। उसका पहला पॉइंट कहता है अपने व्यवसायिक कार्य को ठीक प्रकार से करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, वो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। यानी कि समाज में उसकी एक स्थिति आती है और उसे समाज में एक सम्मान भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यह उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसकी सामाजिक क्रियाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि व्यवसाय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम। यानी कि व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ से लेकर बीमार होने तक उसमें जो क्रम चलता है यानी कि जो स्तर देकर गुजरता है उस क्रम, उस स्तर को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कहता है व्यक्ति का स्वास्थ्य स्थायी यानी कि स्टेबल नहीं होता, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पूर्ण स्वस्थ होने से लेकर बीमारी, इन दोनों सिरों के बीच व्यक्ति के स्वास्थ्य के कई स्तर हो सकते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य और बीमारी का एक अनुक्रम है जो चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का सकारात्मक स्वास्थ्य से लेकर गंभीर बीमारी तक की जो भी सफर होती है उसे स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नीचे उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे स्वास्थ्य और बीमारी का स्पेक्ट्रम का एक चित्र जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य पहले सकारात्मक स्वास्थ्य था, उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य हुआ, उसके बाद कोई रोग नहीं दिखाई दिया, उसके बाद रोग है परंतु स्पष्ट लक्षण दृष्टिगत नहीं होता, उसके बाद अल्प स्तर की बीमारी है, उसके बाद गंभीर बीमारी उसको हो गया। यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य से गंभीर बीमारी तक का जो भी सफर होता है, जो भी वो क्रम देकर चलता है, जो स्तर देकर वो व्यक्ति गुजरता है, उसको स्वास्थ्य और बीमारी का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यहाँ पर आप इस चित्र पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई परिभाषा में वर्णित सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति है
तथा दूसरे सिरे पर गंभीर रोग की स्थितियां हैं। यानी कि आप उस चित्र में भी देख सकते हैं कि पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो सकारात्मक था, लेकिन बाद में वो गंभीर बीमारी से वो पीड़ित हो गया। तो ये चीज WHO भी कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य एक सापेक्षिक संकल्पना यानी कि रिलेटिव कंसेप्ट है। हो सकता है कि व्यक्ति आज पूर्णतः स्वस्थ हो, परंतु कल उसके स्वास्थ्य का स्तर गिर जाए, या आज अस्वस्थ हो और कल फिर ठीक हो जाए। यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य फिक्स नहीं होता और निरंतर समय के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक, यानी कि वो कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। इसमें पहला कहा गया है कि बहुत से कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को दो वर्ग आनुवंशिक तथा पर्यावरणीय यानी कि परिवेश संबंधी में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि स्वास्थ्य के कारक आनुवंशिक, हेरिडेटरी और पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटल, इन कारकों व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला पढ़ेंगे हम आनुवंशिक यानी कि हेरिडेटरी। तो उसमें पहला पॉइंट कहा गया है आनुवंशिक गुण बच्चे में जीन के द्वारा संचारित होते हैं। गर्भधारण के समय ही व्यक्ति के जीन की संरचना निर्धारित हो जाती है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसमें व्यक्ति के जैविक विकास से संबंधित कोड होते हैं। यानी कि जीन की वजह से ही बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, क्योंकि गुण जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जीन हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम में रहते हैं। जीन DNA के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो हमारा शरीर की जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखते हैं, जैसे कि आपकी लंबाई, आँखों का रंग, बालों का प्रकार जैसे कि सीधा या घुंघरीला, और कई आनुवंशिक गुण जो माता पिता से मिलते हैं, इन सब जीन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में जीन द्वारा वंश से प्राप्त होने वाली 1800 से भी अधिक आनुवंशिक विसंगतियां पाई गई है। यानी कि जीन की वजह से शरीर में कई विकृतियां भी होती है और मानसिक असमर्थता भी देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया वंशानुगत होते हैं। यानी कि आनुवंशिक विसंगतियां में डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया ये दोनों प्रमुख विसंगतियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डाउन सिंड्रोम ऐसी स्थितियां हैं जो जीन में हुए विसंगति के कारण होती है, जिससे मानसिक मंदता जैसे जीभ का बाहर की ओर निकलना, आंखों के भीतरी कोनों की त्वचा में झुर्री पड़ना और रक्त धमनियों में विसंगतियां होने की संभावना भी होता है। यानी कि डाउन सिंड्रोम आमतौर पर हर इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से बच्चे के दिमाग का विकास धीमा हो सकता है। गोल चेहरा और छोटी नाक, आंखों थोड़ी तिरछी, कम हाइट और ढीले मसल, बोलने और समझने में देर, ये सब कुछ डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा में ऐसे पदार्थ की कमी होती है जो कि रक्त जमने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे बच्चे में छोटे से घाव से भी घंटों तक रक्त प्रवाह रहता है। यानी कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक बॉडी डिसऑर्डर है जिसमें खून सही तरीके से जम नहीं पाता है। इसमें जब हमें चोट लगती है तो खून को रोकने के लिए शरीर में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। हीमोफीलिया में ये फैक्टर कम हो जाते हैं, इसलिए खून बहुत देर तक बहता रहता है। छोटी चोट भी गंभीर बन सकती है और नाक से खून आना ये भी हीमोफीलिया का ही एक कारण हो सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा कारक, पर्यावरण तथा परिवेश। पहला पॉइंट कहता है जन्मोपरांत के परिवेश को भौतिक यानी कि फिजिकल और सामाजिक यानी कि सोशल दो प्रकार के परिवेश में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक परिवेश से तात्पर्य पारिस्थितिक स्थितियां यानी कि इकोलॉजिकल कंडीशन से है, जबकि सामाजिक परिवेश से तात्पर्य परिवार, संस्कृति, धर्म तथा व्यक्ति के सामाजिक वर्ग से है। यानी कि भौतिक परिवेश जिसमें
नदी, झरना, पहाड़, पर्वत ये सब कुछ आता है। और सामाजिक परिवेश जिसमें परिवार के सदस्य, रीति रिवाज, प्रथा, धर्म ये सब कुछ आता है। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देखेंगे कि स्वास्थ्य की संकल्पना बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। इसका अर्थ है कि अच्छा स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों और कार्यकलापों से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बहुत से विभागों जैसे खाद्य, कृषि, शिक्षा, आवास, उद्योग आदि के बीच परस्पर समन्वित तथा आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि स्वास्थ्य केवल डॉक्टर और नर्स के प्रयास या फिर उनके दी गई मेडिसिन खाने से नहीं होता, उसके लिए बहुत से विभाग, बहुत से कारक निर्भर करता है। अब हम देखेंगे बच्चे के विकास के लिए अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, यानी कि बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवेश देना कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो बच्चे के विकास में वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। पहला पॉइंट कहता है बीमार और कुपोषित बच्चे विकास के मानदंडों को यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन को देर से प्राप्त करते हैं। यानी कि बच्चे जिस समय अपना सिर को स्टेबल रखेगा, जिस समय वो रेंगेगा, जिस समय वो चलेगा, जिस समय वो दौड़ेगा, वो उस समय ये सब कुछ ना कर करके वो देर से ये करेगा, जो कि विकास के मानदंडों को प्राप्त करने में उसे बहुत देर लगेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निर्णायक अवधियां यानी कि क्रिटिकल पीरियड के दौरान स्वास्थ्य का ठीक रहना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान हुई बीमारी से बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी कि क्रिटिकल पीरियड के समय बच्चे और माँ को उचित समय में और ठीक परिमाण में पोषक तत्व देना बहुत जरूरी है। नहीं तो माँ और बच्चे को दोनों को उनके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यदि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के दौरान जर्मन खसरा, सिफिलिस, गोनेरिया, पोलियो या किसी अन्य विषाणु द्वारा उत्पन्न कोई रोग हो जाए तो उसका गर्भपात हो सकता है, या बच्चे में विकृतियां और विकासात्मक क्षतियां आ सकती है, जैसे कि दृष्टि या श्रवण संबंधी क्षति, मानसिक मंदता आदि। यानी कि कोई गर्भवती स्त्री को जर्मन मिल्स यानी कि जर्मन खसरा या रुबेला भी उसे कहा जाता है होता है, तो ये वायरस द्वारा फैलता है। बच्चों में हल्का बुखार और लाल दाने दिखाई देता है। गर्भवती महिला को हो जाए तो बच्चे में गंभीर दिक्कतें हो सकती है। इसका बचाव वैक्सीनेशन MMR वैक्सीन देकर उसका बचाव किया जा सकता है। और सिफिलिस ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि STD उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसका कारण बैक्टीरिया है जिसमें शरीर पर घाव करता है। गोनेरिया जो है ये भी एक STD है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका कारण भी बैक्टीरिया है। उसमें क्या होता है कि पेशाब करते समय जलन होता है। पोलियो ये एक वायरल डिजीज है। ये नसों यानी कि नर्व को प्रभावित करता है। गंभीर मामलों में लकवा यानी कि पैरालिसिस हो सकता है बॉडी का अंग, और इसका बचाव पोलियो वैक्सीन है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव के कारण गर्भपात, समय पूर्व जन्म यानी कि प्रीमेचुरल बर्थ, मृत्यु जन्म, स्टिल बर्थ, प्रसव के समय कठिनाइयां तथा संबंधी समस्या अधिक होती है। यानी कि किसी गर्भवती महिला अगर वो मानसिक तनाव या फिर वो कुपोषण से ग्रस्त है या फिर उसे जर्मन खसरा है, तो ये सब कुछ दिक्कतें गर्भावस्था के समय उसे दिखाई देता है। अब हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए जीवाणुओं की उपस्थिति, ऑप्शन बी रोग का अभाव, ऑप्शन सी संतुलित आहार, ऑप्शन डी मानसिक शांति। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोग का अभाव। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा डैश है। ऑप्शन ए बीमारी का अभाव,
ऑप्शन बी पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य की पारिस्थितिक अवधारणा डैश पर बल देती है। तो ऑप्शन ए मनुष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य, ऑप्शन बी तनाव का अभाव, ऑप्शन सी अच्छा पोषण, ऑप्शन डी व्यायाम और फिटनेस। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 4, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की कौन सी 3 आयाम है। ऑप्शन ए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ऑप्शन बी शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, मानसिक, शैक्षिक, ऑप्शन डी मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक कल्याण का अर्थ है। ऑप्शन ए शरीर के अंगों का सही कार्य करना, ऑप्शन बी नींद की कमी, ऑप्शन सी भावनात्मक संतुष्टि, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर के अंगों का सही कार्य करना। ये शारीरिक कल्याण का अर्थ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को डैश में मदद करता है। ऑप्शन ए समस्याओं को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन बी वास्तविकता का प्रभावी रूप से सामना करना, ऑप्शन सी समाज से बचना, ऑप्शन डी अधिक सोना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविकता का प्रभावी रूप से सामना करना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति डैश। तो ऑप्शन ए सामाजिक रूप से अलग, ऑप्शन बी दूसरों के साथ रहने और सहयोग करने में सक्षम, ऑप्शन सी हमेशा खुश, ऑप्शन डी समाज से बचना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरों के साथ रहने और सहयोग करने में सक्षम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए धन और संपत्ति, ऑप्शन बी जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजना, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि डैश। ऑप्शन ए यह आय और संतुष्टि प्रदान करता है, ऑप्शन बी यह केवल अमीरों के लिए है, ऑप्शन सी इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी यह शिक्षा को घटाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आय और संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य एक सापेक्ष अवधारणा है क्योंकि। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मानक संस्कृति के अनुसार भिन्न होते हैं, ऑप्शन बी स्वास्थ्य कभी नहीं बदलता, ऑप्शन सी सभी लोग समान हैं, ऑप्शन डी स्वास्थ्य केवल जीन पर निर्भर है। यानी कि उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य मानक संस्कृति के अनुसार भिन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम यह दर्शाता है कि। ऑप्शन ए स्वास्थ्य स्थिर रहता है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य निरंतर कल्याण से बीमारी में बदलता रहता है, ऑप्शन सी बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ऑप्शन डी सभी लोगों का स्वास्थ्य समान है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य निरंतर कल्याण से बीमारी में बदलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आनुवांशिकता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है क्योंकि डैश। ऑप्शन ए यह आनुवांशिक गुण निर्धारित करती है, ऑप्शन बी यह आहार पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी यह पर्यावरण से आती है, ऑप्शन डी इसे कभी भी बदला जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह आनुवांशिक गुण निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी स्वास्थ्य को मुख्य रूप से प्रभावित करती है क्योंकि डैश। ऑप्शन ए खराब स्वच्छता और पोषण,
ऑप्शन बी अधिक धन, ऑप्शन सी बेहतर अस्पताल, ऑप्शन डी सरकारी नियम। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खराब स्वच्छता और पोषण। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है क्योंकि ऑप्शन ए यह जागरूकता बढ़ाती है, ऑप्शन बी यह आय घटाती है, ऑप्शन सी यह बीमारी लाती है, ऑप्शन डी यह स्वच्छता को हतोत्साहित करती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यह जागरूकता बढ़ाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है क्योंकि डैक्स। ऑप्शन ए यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है, ऑप्शन बी यह शिक्षा को घटाता है, ऑप्शन सी यह बीमारियां बढ़ाता है, ऑप्शन डी यह ऊर्जा घटाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है।